हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th हिंदी का पाठ्य पुस्तक अध्याय 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई दो कविता हैं। सबसे पहली उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। दोनों कविताओं को आज हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों कविताओं का एक्सप्लेनेशन अपना इस तरह रहेगा कि जैसे कि एक ये वाक्यांश लिखा है, ये वाक्य लिखा हुआ है, उसका तो हम अर्थ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शब्द का भी अर्थ समझेंगे। जैसे पहले ये समझो इसका हम पढ़ने कैसे वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये शब्द लिखा हुआ है अटन। पहले हम शब्द का अर्थ करेंगे, शब्द का शब्दार्थ करेंगे, फिर पूरे वाक्य का शब्दार्थ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले यहाँ पर समझिए, जैसे अट, अट का क्या शब्दार्थ है या क्या अर्थ है। अट का अर्थ है समाना या प्रवेश पाना। और अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आभा। आभा का क्या अर्थ है। आभा का शब्दार्थ क्या है, चमक या ज्योति। ऐसे पढ़ने वाले सबसे पहले तो हम शब्द का अर्थ करेंगे, फिर पूरे वाक्य का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ये मानो एक बार आपको इसका जीवन परिचय पढ़ लेना चाहिए। ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ कि जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था बंगाल के महिसादल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये उनकी शिक्षा विक्षा क्या क्या हुआ, ये यहाँ पर उनका लिखा हुआ है, उनको आप पढ़ लेना। ठीक है, और फिर उनका 1961 में उनका देहांत हो गया। 1961 में उनका देहांत हो गया। और उनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। पहली तो उनकी अनामिका है, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नैपथ्य। ये उनके क्या है, प्रमुख काव्य रचनाएं। वैसे तो और भी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनको आप पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्साह और अटनी रही को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आप स्वयं पढ़ लें। ठीक है, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इनको आप खुद पढ़ लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और अर्थ को समझते हुए पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो, क्या लिखा हुआ है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले गुगराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब इसका अर्थ करते हैं। ठीक है, पहले तो हम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक घोर लिखा हुआ है, तो इस घोर का क्या अर्थ है। घोर का यहाँ पर अर्थ होता है भयंकर। घोर का क्या अर्थ है, भयंकर। यदि आपको नहीं पता है तो आप एक पेज में एक ठोर लिख लें इसका अर्थ क्या होता है। घोर का क्या अर्थ होता है, भयंकर। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गगन। गगन का शब्दार्थ क्या है, आकाश। और यहाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है, धाराधर। धाराधर मतलब बादल। धाराधर मतलब बादल। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर क्या लिखे, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धराधर ओ, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है और वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल, मतलब बादल गरजो, ओ बादल घेर घेर गोर गगन धराधर ओ, तुम खूब गरजो, तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पर देखो ये ललित, ललित शब्द का क्या अर्थ है। ललित का यहाँ पर अर्थ है सुंदर या फिर मनोरंजनकारी। और घुंघराले, ललित, काले, ये इनका शब्द का आपको पता ही हुआ। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, ललित ललित मतलब ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कि फिर कि वे कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम्हारे केस कितने सुंदर, काले और घुघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अब फिर कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शब्द आया विद्युत छवि।
तो इस विद्युत छवि का अर्थ होता है बिजली की सी शोभा। और यहाँ पर देखो उर आया था, यहाँ पर जो शब्द ये उर, तो उर का अर्थ होता है हृदय या मन। और व्रज, व्रज का अर्थ होता है कठोर, भीषण। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नूतन, नूतन का मतलब नई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। जैसे आपको इसमें से कोई भी शब्द का अर्थ नहीं पता है तो आप कमेंट कर दें। जैसे यहाँ पर काले लिखा है तो इसका अर्थ नहीं पता है तो कमेंट में काले लिख दे, मैं उसका शब्द, उसका अर्थ जरूर बताऊंगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजू। तो यहाँ पर कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो, बिजली की चमक छिपाए हुए हो। ओ कवि संसार को नया जीवन देने वाले, ओ कवि तुम अपनी भावनाओं में ब्रज छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष स्वर भर दो, बादल तुम गरजो गड़गड़ाओ। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर देखो विकल, विकल, विकल का यहाँ पर क्या अर्थ है, बेचैन। और यहाँ पर देखो उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना। क्या अर्थ होता है, अनमना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब यहाँ पर कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे। विश्व के निदाग के सकल जन, अब यहाँ पर देखो निदाग, यहाँ पर निदाग का अर्थ होता है तपती गर्मी। और यहाँ पर देखो सकल, सकल का अर्थ होता है सारे। और जन, जन का अर्थ होता है मनुष्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर जन लिखा था, जन का आपको अर्थ पता है, नहीं पता है आप एक साइड लिख लें, आपका ध्यान भूल जाओगे। तो जन लिख ले उसका, फिर दोबारा आप खुद एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो विश्व के निदाग के सकल जन, मतलब विश्व की सारे, विश्व की सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब ना जाने आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ पर देखो अज्ञात, वैसे तो अज्ञात का तो आपको अर्थ पता होगा अनजान, ठीक है। और अनंत, अनंत का अर्थ होता है आकाश। घन, घन का यहाँ पर अर्थ है बादल। तप्त, तप्त का अर्थ होता है तपी हुई। धरा, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से आए ये बादल चले आए थे। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहता है कि बादल तुम खूब बरसो, बादल तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, ठंडक पहुंचाओ खूब गरजो। मतलब इसका कहने का इसका अर्थ यह है कि इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तभी ना जाने कौन छाया या कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादल तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ, सीबीएसई 2012 में पूछा गया था कि विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों थे। ये सीबीएसई ने 2012 में पूछा हुआ था कि विश्व के सारे लोग थे जो विकल और उन्मन क्यों थे। तो इसका आंसर ये होगा कि छोटा सा है कि विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी की
तपन के कारण व्याकुल और उन्म थे। किसके कारण? भीषण गर्मी के कारण। आई होप आपको उत्साह पूरा समझ में आया होगा। एकदम फुल एक्सप्लेनेशन किया है, एकदम पूरे वाक्य का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे की। अट नहीं रही है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। अट नहीं रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन दी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, उसी का अर्थ करते पूरे का। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ी वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अट लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है समाना या प्रवेश पाना। और आभा का अर्थ होता है चमक या ज्योति। और ये फागुन तो आपको पता ही होगा कि फागुन वो होता है जो होली के बाद वाला सुहाना सा मास, उसी को क्या कहते हैं? फागुन। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पर अपने निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की क्रांति तन में समा नहीं पा रही है, उनके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने के नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर आई होप आपको इन सब का शब्द का अर्थ तो पता ही होगा। यहाँ पर देखो, ये नभ है ना, नभ का अर्थ यहाँ पर होता है आकाश। ठीक है, और सबका तो आपको पता ही होगा। चलिए इसका अर्थ करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देती हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि फागुन कहीं सुगंधित हवा का झोंका उड़ता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहरा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित तो उड़ते हैं। कभी फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंख नहीं हटा पा रहा हूँ, आंख नहीं हटा पाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पट शब्द आया, इसका अर्थ यहाँ पर होता है, पट का मतलब होता है समाना और भर जाना, मतलब समाना या भर जाना। और यहाँ पर शोभा श्री का अर्थ है सौंदर्य से भरपूर, सौंदर्य से भरपूर। पाट पाट मतलब जगह जगह। पुष्पमाल, इसका तो आपको पता ही होगा, पुष्पमाल मतलब फूल माला। और मंद और गंध तो आपको पता ही हो, गंध मतलब गंदगी होती, मंद मतलब धीमा। मंद का क्या अर्थ है? धीमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उर का अर्थ होता है हृदय या दिल, और तो आपको सबको पता ही होगा सबके अर्थ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी है कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मतलब फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे हैं, कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है। तो आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं या उग गए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठी है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मैंने इसका अर्थ
कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, आप सभी लोग अब वीडियो यहाँ तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप सभी लोग कमेंट में इस लेखक का नाम जरूर लिखें, अट नहीं रही है इसके लेखक का नाम क्या है, ठीक है, क्या है वो सब लोग कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इससे आगे के चैप्टर आपके भरोसे हैं। यदि मेरे सब्सक्राइब अच्छे बढ़ रहे हैं तो मैं और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा ऐसे ही। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूँ। CBSE 2008 में पूछा हुआ था कि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया है? तर्क या उत्तर दीजिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यह CBSE 2008 में पूछा हुआ था। चलिए इसका कमेंट में आप बता देना, नहीं मैं किसी दिन एकदम CBSE की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हिंदी के, मैं एक दिन एक वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा प्रीवियस पेपरों की, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सभी लोग इन उत्साह के लेखक का नाम क्या है, कवि का नाम जरूर लिखें कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।